1911 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1911 में। और कहाँ हुआ ये सेशन? तो कलकत्ता में। सेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था कृष्ण नारायण भर। क्या नाम है? कृष्ण नारायण भर उनका नाम। और इस वाले सेशन में बड़ा शानदार क्या हुआ था कि अपने यहाँ जो राष्ट्रगान है उसका पहली बार गायन हुआ था, है ना? जो अपने यहाँ का नेशनल एंथम है उसको पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता के सेशन में पहली बार इसको गाया गया। तो अपने यहाँ जो राष्ट्रगान है वो लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा, राइट? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने राष्ट्रगान लिखा। तो कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं पर लिखा होगा। तो कहां पर लिखा? समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं? कहीं ना कहीं पर लिखा गया होगा उसे, बुक में। सही कह रहा है, किसी ना किसी बुक में लिखा गया होगा। तो बुक कौन सी है? मैगजीन कौन सी है? इनके फादर हुआ करते थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके जो फादर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्र नाथ टैगोर बहुत बड़े ब्रह्म समाजी। ब्रह्म समाज एक सोसाइटी थी जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया। राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद ब्रह्म समाज को लीड करने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो देवेंद्र नाथ टैगोर ही थे। सुना रहा है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा एक मैगजीन, एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक मैगजीन निकाली है जिसका नाम क्या है? तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली। समझ आ रहा है? तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली और पहली बार इसी पत्रिका में राष्ट्रगान का प्रकाशन हुआ। समझ आ रहा है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका या मैगजीन जो निकाली जाती है बेसिकली इसमें क्या काम होते थे? तो दो काम होते थे। एक, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की जो आइडियोलॉजी थी उसे फैलाना था कि राजा राम मोहन राय क्या चाहते हैं, उनकी इस आइडियोलॉजी को आगे तक फैलाना था। दूसरा, ब्रह्म समाज के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में। आप समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? मैंने कहा 1911 में कलकत्ता का सेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए कृष्ण नारायण भर, राइट? और इसी सेशन में पहली बार राष्ट्रगान का गायन, नेशनल एंथम गाया गया पहली बार। किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इस पत्रिका में तो इनके फादर देवेंद्र नाथ टैगोर एक मैगजीन निकाला करते थे जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। उसी में पहली बार नेशनल एंथम लिखा गया। ये तत्वबोधिनी मैगजीन जो थी वो क्या काम करती थी? तो राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाती थी, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, और साथ में क्योंकि वो ब्रह्म समाजी थे तो ब्रह्म समाज के बारे में लोगों को बताते थे। यानी कि कुल मिलाकर के वो चाहते थे कि लोग ब्रह्म समाज के साथ जुड़े। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान लिखा ये किसके सम्मान में, किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया? तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया। किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम। और इनकी वाइफ है मेरी, है ना? मेरी का मतलब होता है मरियम से। ओके, तो जॉर्ज पंचम और मेरी के रिस्पेक्ट में लिखा गया नेशनल एंथम। समझ में आ रहा है? राष्ट्रगान लिखा गया। मैंने तुम लोगों को एक दिन बोला था कि मुझे ये बताना है कि नेशनल एंथम को कब एक्सेप्ट किया गया, कब स्वीकार किया गया इसे? हाँ, नेशनल एंथम को कब एक्सेप्ट किया गया? सियोरिटी के साथ बताओ, तुक्का मत मारो। सही बताओ कब हुआ है एक्सेप्ट? श्योर? समझ आ रहा है? 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, राइट?
24 जनवरी 1950 को और भी कोई काम हुआ है क्या? इस दिन और भी कोई काम हुआ है क्या? इस दिन प्रेसिडेंट का पद बना था। इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रपति का पद बनाया गया 24 जनवरी को, राइट? बनाया गया था नहीं बनाया गया? जिस दिन आपका नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया जा रहा है उसी दिन कौन सा पद बनाया गया? राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। ओके, करो करो। क्या देख लो, ये चेक कर लो, सही हो जाएगा। क्या मिला भैया? मिला? हाँ, मिला ही नहीं? अच्छा, पता कर आंसर में क्या और सोल्यूशन पता करना। चौबीस जनवरी को राष्ट्रपति का पद बनाया गया था। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीधे है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। कब? 28 जनवरी 1950 को। इसका मतलब है कि सीजेआई नहीं है। कब? जब राष्ट्रपति का पद बन रहा है, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति साहब शपथ ले रहे हैं उस दिन आपके देश में सीजेआई नहीं है। तो शपथ दिलाई किसने? बात समझ आ रही है क्या कर? 24 जनवरी को अगर राष्ट्रपति का पद बन रहा है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बन रही है और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सीजेआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वही बताना है, 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई अपॉइंट किए जाते हैं और 24 तारीख को राष्ट्रपति। तो इनको शपथ किसने दिलाई है? नहीं, सीजेआई थोड़ा है वो तो गवर्नर जनरल है। ऐसे तुम्हारे कहने से ऐसे कुछ नहीं होता था, सारा लीगल तरीके से होता था। हाँ, अपने यहाँ के ही सुप्रीम कोर्ट ने हमको शपथ दिलाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है नहीं। अपने यहाँ 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद में एक फेडरल कोर्ट बनाई गई। कौन सी कोर्ट बनाई गई थी? फेडरल कोर्ट बनाई गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। समझ में आ रहा है? तो फेडरल कोर्ट के जो सीजेआई थे उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। तुम लोगों ने शायद नाम सुना होगा, एच.डी. कानिया ऐसे कुछ करके नाम है उनका, है ना? नाम पता करना। उसी व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। समझ आ रहा है? राष्ट्रपति पूरा पढ़ डाले हो नहीं? पढ़ लेना पूरा। देखो सवाल नहीं कर पाए तुम लोग, राष्ट्रपति पूरा पढ़ लिया था। क्लियर हो गया? 1911 का सेशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। किशन नारायण धर उस टाइम अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो राष्ट्रगान का गायन हुआ था। जिसने लिखा उसका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये सारी बातें इसमें और बस इतना और पता करने की जरूरत है कि जो राष्ट्रगान है अपना
है ना, जो ये नेशनल एंथम है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? हाँ, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम, ठीक है ना, पता करना है इसको, तुम्हारे लिए सवाल है। अगला सेशन पढ़ना है आपको 1916 कब का है? ये सेशन कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। कहाँ पर होगा तो सेशन? लखनऊ में। लखनऊ की स्थापना किसके द्वारा की गई? लखनऊ किसके द्वारा बनाया गया? भगवान राम के भाई लक्ष्मण द्वारा, क्योंकि उनको लखन भी कहा है, इसलिए पहले लखनऊ लखनपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? लखनपुर के नाम से जाना जाता था। इसलिए अपभ्रंश होकर के लखनपुर लखनऊ हो गया। अयोध्या के नियर अबाउट में है ना। तो राम को जब 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट हुआ, राम अयोध्या के राजा बने, तो सूबेदार भी तो कोई ना कोई बनता। तो बगल में लखनऊ था, तो उसका सूबा किसको मिलता? लखनऊ, लक्ष्मण जी को मिलना था, क्योंकि वहां के सूबेदार कौन थे? लक्ष्मण जी थे। इस वजह से लखनऊ अभी हो गया, पहले लखनपुर था, फिर क्या बना? लखनऊ बना। और लखनऊ को ये लोग नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं, ठीक है ना। लखनऊ में पहले नवाब का नाम क्या मिलता है? मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, सादत अली खान साहब। क्या नाम है? सादत अली खान साहब, बताया था ना। सादत अली खान है उसमें, सफदरजंग है उसी में, सुजाउद्दौला है उसी में, वाजिद अली शाह है उसी में, है ना। ये सब लखनऊ के क्या थे? नवाब। लखनऊ के सब नवाब थे। तो 1916 का जो सेशन हुआ कहाँ हुआ? लखनऊ में, है ना। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अंबिका चरण मजूमदार साहब बनाए गए। कौन बनाए गए? अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए, ठीक है ना। अंजलि का तुम्हें मुझे इतना बताना है कि ये मजूमदार शब्द का मतलब क्या होता है, सिर्फ तुम्हें बताना है, ओके। मजूमदार शब्द का क्या मतलब होता है? तो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में जो लखनऊ का सेशन हुआ उसके अध्यक्ष बनाए। समझ रहे हैं? इसमें क्या क्या काम हुए? बहुत सारे काम हुए, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों को एक किया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक किया गया है। कांग्रेस अलग काम कर रही थी और मुस्लिम लीग अलग काम कर रही थी। कांग्रेस को स्थापित कर दिया गया है 1885 में, और मुस्लिम लीग को कब फाउंड किया गया है? 1906 में इसको फाउंड किया गया है ना। तो कांग्रेस अलग काम कर रही थी और मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग काम कर रही थी। समझ रहा है? एक कॉमन तरीके से निष्कर्ष निकाला जाता था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है और जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन इस तरह का कोई क्लेम कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। उसने कभी भी अपने आप को ये नहीं बोला कि हम हिंदुओं की पार्टी। उसने हमेशा इस बात का क्लेम किया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी इस पार्टी में सभी लोग आते हैं, सभी लोग शामिल हैं, इसलिए ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो पूरा बाकायदा क्लेम करती थी कि हमारी जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम नहीं करती। क्योंकि 1905 का पार्टीशन करके बंगाल का लॉर्ड कर्जन अपनी योजनाओं में सफल हो चुका था और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तो भारतीय नेताओं को समझ में आ गया कि जब तक हम और मुस्लिम लीग यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को आजादी मिलने से रहेगी। इस वजह से 1916 का जो सेशन हुआ लखनऊ में वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए, एक बैनर तले काम करने लगे। दोनों ने अपना एक मिशन बना लिया कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि हम भारत देश को आजाद कराने के लिए अब एक मोटिव के साथ काम करेंगे। हमारा मोटिव अलग नहीं है, आपका मोटिव अलग नहीं है, क्योंकि दोनों के जो मोटिव है वो कॉमन है। और इस वजह से हम लोग किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी आजादी को प्राप्त करेंगे।
और कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक कराने में जिस व्यक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें दो नाम आता है। एक नाम आता है मैडम बेसेंट का, एनी बेसेंट का, और एक बहुत बड़ा नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है ना? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने का काम किया। यानी कि एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, थी ना, आयरलैंड की रहने वाली थी, वो आयरिश लेडी थी। और जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं, है ना? पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब। इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक बनाने का काम किया। ठीक है? यानी कि दोनों क्या हो गए? एक हो गए। कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये एक काम हुआ है। इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो ये कि गरम दल प्लस नरम दल, यानी कि एग्रेसिव और मॉडरेट, ये जो दो लीडर थे अलग अलग, जो 1907 में डिवाइड हो गए। याद आ रहा है? 1907 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें ये लोग डिवाइड हो गए थे। हाँ, हाँ, नहीं बताओ। हाँ डाले थे। कल कल मेरे आए फॉरन डाले थे। नहीं, है ना? यानी कि जो एग्रेसिव और मॉडरेट टाइप के जो लीडर थे, जो अलग अलग हो गए थे 1907 के सूरत सेशन से, अब पहली बार ये दोनों एक हो गए, है ना? ये किसके प्रभाव से एक हुए? इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इससे, विलियम साहब और बेसेंट मैडम। इन दोनों लोगों ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये दोनों फिर एक हो गए। समझ आ रहा है? तिलक और बेसेंट। तिलक और बेसेंट में जो कॉमन चीज है वो है होम रूल लीग आंदोलन चलाने का, है ना? इन दोनों ने मिलकर के भारत में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया है ना? दोनों ने मिलकर के होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया है। ये भारत में सभी स्टूडेंट को पता है। सवाल ये पूछा जाएगा, भारत का ऐसा पहला क्रांतिकारी जिसने विदेश में पहली बार होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है क्या बोल? ये होम रूल लीग बनाया किसने? में देशन का काम है और तिलक साहब का काम। ये बहुत अच्छे से पता है। तिलक साहब ने पहले बनाया, उसके 4 महीने बाद विल्सन मैडम ने बनाया, बढ़िया सब कुछ पता है। इन दोनों के अध्यक्ष किसको बनाया सब पता है। लेकिन पहला भारतीय क्रांतिकारी जिसने विदेश में, फॉरेन में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया, वो पहला व्यक्ति कौन? इन दोनों ने सारा काम कब किया है? 1916 में किया है। 1916 में जब ये सेशन चल रहा था उसके कुछ समय के बाद। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले, इसी में पहली बार कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग एक कंडीशन पर एक्सेप्ट हो रही थी साथ देने को। मुस्लिम लीग जो बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ काम तो करेंगे लेकिन कंडीशन एक है। वो कंडीशन क्या है? कि आपको पृथक निर्वाचन जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या है ये समझो आपको क्या है ये, कि जब 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था, 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया, बनाया गया। कहां पर? ढाका में बनाया गया। किसको? मुस्लिम लीग को बनाया गया। मुस्लिम लीग बनने के बाद इसने बहुत शानदार डिमांड की अंग्रेजों से। वो डिमांड क्या थी? पृथक निर्वाचन सिस्टम या पृथक निर्वाचन व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। क्या मतलब? एक एरिया होगा जहां पर कैंडिडेट मुस्लिम होगा और वोटिंग करने वाले भी मुस्लिम होंगे, और तो फिर जीतेगा कौन? मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। सिंपल सी बात। यही था पृथक निर्वाचन सिस्टम। जब अंग्रेजों के द्वारा 1909 में 1909 में ये डिमांड 1906 से होने लगी। 1906 में 1909 में अंग्रेजों के द्वारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट लाया गया।
है ना, मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम जो भी था वो लाया गया 1909 में। तो पहली बार इसी एक्ट में अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिम लीग की इस वाली डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना, ये स्वीकार कर ली गई, यानी कि ये मुस्लिम लीग को मिल गया। लेकिन इस वाले सिस्टम को कभी भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं, कांग्रेस ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं। तो जब ये एक हो रहे थे तो वही मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हम तुम्हारा साथ देने को तो तैयार है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1909 से जो हमको ये सुरक्षा मिली हुई है इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कांग्रेस ने जैसे ही, क्योंकि इसको जरूरत थी मुस्लिम लीग की, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का साथ पाने के लिए इस पृथक निर्वाचन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। और यहीं से कहा जाता है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की नींव डाल दी। यहीं से कहा जाता है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की नींव डाली, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में इससे बड़ी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इससे मुस्लिम लीग का मन बढ़ गया। मुस्लिम लीग का मतलब क्या था? भारत के सभी मुसलमान नहीं, भारत के जितने भी मॉडरेट और जितने भी लिबरल मुसलमान थे वो सब तो कांग्रेसी थे, वो सब तो कांग्रेसी थे। तो मुस्लिम लीग में कौन से मुसलमान थे? मौलाना टाइप के मुसलमान, जो कट्टर थे, जो हनफी आइडियोलॉजी को मानते थे, कट्टर मुस्लिम थे, है ना, जो किसी भी तरह से परिवर्तन के खिलाफ थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाए, हजरत मोहानी साहब हो जाए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाए, रहीमुल्लाह सैनी साहब हैं, ये जो ऐसे मुसलमान थे जो मॉडरेट टाइप के थे, वो किसके साथ में थे? कांग्रेस के साथ। किसके साथ में? कांग्रेस। उसमें यानी कि मुस्लिम लीग में कैसे मुसलमान थे? जो मौलाना टाइप के, और वो हर हाल में इस्लाम के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? इस कंडीशन के आधार पर मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का साथ देने का वादा किया था, और यही व्यवस्था हुई 1916 में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कब स्वीकार कर लिया, तो आप क्या बताएंगे? 1916 बताएंगे। समझ आ रहा है? 1916 में। और क्योंकि तिलक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, तिलक इस समय बड़ा शानदार नारा देते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा सुना है आप लोगों ने? स्वराज्य इज माय बर्थ राइट, है ना, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। ये किसका स्लोगन था? बाल गंगाधर तिलक। समझ आ रहा है? एक शब्द दिया जाएगा किताबों में, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों के साथ। एक शब्द है भारत का बेताज बादशाह। क्या नाम है? भारत का बेताज बादशाह। किसको कहा जाएगा? तो आप बताएंगे तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिलक को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का बेताज बादशाह कौन है, तो आप बताएंगे एसएन बनर्जी साहब। कौन हो गए? एसएन बनर्जी साहब। बंबई के बेताज बादशाह कौन हुए? तो आप बताएंगे फिरोज शाह मेहता साहब। कौन? फिरोज शाह मेहता साहब। ये नाम ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। पूरे भारत का बेताज बादशाह कौन हुआ? तिलक। ओके। बंगाल के बेताज बादशाह कौन हुए? सुरेना बनर्जी। एंड बंबई के बेताज बादशाह कौन हुए? फिरोज शाह मेहता साहब। समझ आ रहा? क्या हुआ? ये कब हुआ है? सेशन 1916 में। क्या क्या डिमांड हुई यहाँ पर? कांग्रेस मुस्लिम लीग एक हो गए, ओके, गरम दल और नरम दल एक हो गए, तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया, और कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन सिस्टम को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये आगे जो देखना हम लोगों को, कि पहली बार महात्मा गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी बाकायदा ऑफिशियल तरीके से, है ना। गांधी जी पहली बार 1916 के ही सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझा रहा है? गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस के जिस अधिवेशन को एक्सेप्ट किया गया है वो 1916 का, लेकिन ऑफिशियली तरीके से। अगर सवाल ये पूछा जाए कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो राइट आंसर माना जाएगा 1901 का कलकत्ता सेशन। कौन सा सेशन? 1901 का कलकत्ता सेशन। 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, भारत में नहीं थे। लेकिन
1893 से लेकर 1901 तक जब साउथ अफ्रीका में रह रहे थे गांधी जी, तुम्हें अपनी पत्नी और अपने बच्चों की याद आई और इस वजह से साउथ अफ्रीका से मूव करके इंडिया वापस आए, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी कस्तूरबा को वापस साउथ अफ्रीका ले जाने के लिए। लेकिन उसी बीच में उनको पता चला कि कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन चल रहा है, उनको लगा कि इसको अटेंड करना चाहिए। इस वजह से फॉर्मल तरीके से पहली बार 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन को स्वीकार करते हैं, पहली बार उसमें जाते हैं पार्टिसिपेट करने। तो सवाल 9 जनवरी 1915, हाँ उसी दिन मनाया जाता है 9 जनवरी से। सुन नहीं रहे हो ना पूरी बात? मैं ये बोल रहा हूँ कि 1893 से लेकर 1915 तक गांधी कहाँ रहे? साउथ अफ्रीका में रहे। लेकिन एक लंबे टाइम तक रहते रहते उनको अपनी फैमिली की याद आने लगी, अपनी बच्चों की। उनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, 4 बेटे थे और उनकी पत्नी कस्तूरबा यहीं थे, है ना। उन सबको साउथ अफ्रीका ले जाने के लिए वापस आए थे 1901। उसी बीच में इनको पता चला कि कांग्रेस का सेशन चल रहा है, तो कांग्रेस का सेशन पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ चले गए? कलकत्ता, लेकिन ऐसे नॉन ऑफिशियल तरीके से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ऑफिशियल तरीके से यानी कि मेंबरशिप लेते हुए गांधी जी पहली बार किस सेशन को स्वीकार कर लेते हैं? वो है 1916 का कांग्रेस सेशन, जो कि कहाँ हो रहा है? लखनऊ में, ठीक है ना। तो पहली बार इसी में गांधी जी शामिल होते हैं और इसी समय गांधी जी से एक व्यक्ति मिलने आया है चंपारण बिहार से। चंपारण बिहार से एक व्यक्ति आया है जिसका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जो कांग्रेस के इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है चंपारण से। उस समय चंपारण में इंडिगो क्राइसिस चल रहा था, यानी कि तिनकटिया सिस्टम चल रही थी। कौन सी सिस्टम? तिनकटिया पद्धति चल रही थी। ये सिस्टम चल रहा था पहली बार यहाँ पे। कौन सा सिस्टम चल रहा था? तिनकटिया सिस्टम चल रहा था। कहाँ? चंपारण बिहार में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जो ब्रिटिश नील थे, जो ब्रिटिश लोग नील की खेती करते थे, नील की जो खेती है वो टैक्स बॉक्स में आती, नकदी फसल में आती, उससे तुरंत बेनिफिट हो रहा था, तुरंत प्रॉफिट हो रहा था अंग्रेजों को, है ना। तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से कहा कि गेहूं और चावल पैदा करने के बजाय आप क्या पैदा करो अपने खेतों में? नील की खेती पैदा करो, नील खेती लगाओ, रबड़ लगाओ, है ना, कॉटन करो। इस तरह की जो कैश क्रॉप्स थी उनको उगाने की बात कर रहे थे अंग्रेज, है ना, ताकि उनको सीधा प्रॉफिट हो। नील की खेती में प्रॉब्लम साथ में प्रॉफिट ये था कि जो अंग्रेज थे वो एडवांस पेमेंट देते थे। अगर आप गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं तो आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा और खेती करने के लिए आपके पास पहले पैसा होना चाहिए, जो कि भारत के किसानों के पास होता नहीं था। समझ रहा है? भारत के किसानों के पास था नहीं इतना पैसा कि वो तुरंत खेती कर ले। लेकिन नील की खेती करने में किसानों को अंग्रेज जो थे वो एडवांस पेमेंट करते थे। तो भारत के किसान इस एडवांस पेमेंट के लालच में, यानी क्या रिटर्न नहीं करना था, रिटर्न करना था, है ना, इस एडवांस पेमेंट के लालच में आकर के भारत के किसानों ने नील की खेती को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन नील की खेती के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आपने उसको एक बार किसी जमीन में लगा दिया तो 4 साल के लिए वो जमीन बंजर हो जाती, यानी कि 4 साल तक उस खेत में कुछ आप पैदा नहीं कर सकते थे, चाहे चावल हो चाहे गेहूं। ये बड़ी प्रॉब्लम थी उसके साथ, है ना। तो डे बाय डे भारत के जो किसान थे उनकी जो जमीनें थी वो बंजर होती जा रही थी। और उसी बीच में जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया। किस चीज का आविष्कार हो गया? डाई का आविष्कार हो गया। अब जब डाई का आविष्कार हो गया तो तुम्हारी नील का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। इसलिए अब अंग्रेजों ने नील की खेती करवानी ही बंद कर दी और साथ में क्योंकि जमीन उनकी उन्होंने लीज पर ले ली थी और जमीन भी नहीं दे रहे थे, पट्टे पर उन्होंने जमीन लीज पे ले ली थी, दे नहीं रहे थे। साथ में उल्टा ये बोल रहे थे कि जितना आज तक हमने तुमको पेमेंट किया है वो सारा पेमेंट एक साथ लाके करो तब जमीन देंगे। भारत का किसान जो भूखों मर रहा है वो अचानक से तुमको सारी पेमेंट कैसे कर देगा? बस यार, तब यही प्रॉब्लम थी जो चंपारण के राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आए। गांधी जी से क्यों मिलने आए आदमी? क्योंकि 1916 तक गांधी साउथ अफ्रीका में हीरो हो चुके थे।
गांधी हीरो हो गए थे साउथ अफ्रीका में, है ना। साउथ अफ्रीका में किसकी सरकार चल रही थी? तो दो सरकारें चल रही थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी और एक डच गवर्नमेंट चल रही थी। कौन कौन सी सरकारें चल रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी और डच गवर्नमेंट की। जैसे अपने यहाँ पोर्तुगीज नहीं आए था, डच नहीं आए, ब्रिटिश नहीं आए, फ्रेंच नहीं आए, ये सारे आपस में आकर के डिस्प्यूट करके रखे हुए नहीं थे। उसी तरह से साउथ अफ्रीका को इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी बना रखा था। साउथ अफ्रीका को इन लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाया था, सुना है। उन्हीं लोगों ने अपनी कॉलोनी बना करके साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और वहीं पर गांधी जी, भारत के कुछ लोग वहां पर भी गए थे, तो भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए वहां पर बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी ने। और वहां के मूवमेंट की खबरें इंडिया में भी आती थी। इंडिया के लोगों को जब पता चलता था कि भारत का एक आदमी साउथ अफ्रीका में जाकर के अंग्रेजों को हरा रहा है, तो वो बड़ी बात थी। इसलिए गांधी भारत में आने से पहले ही हीरो थे। और इस वजह से जैसे ही पता चला राजकुमार शुक्ला जी को कि गांधी जी लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, तो राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ के सेशन में आते हैं और गांधी जी को इनवाइट करते हैं और तीन कटिया सिस्टम के बारे में बताते हैं। और यही वजह थी कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। क्या करते हैं? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। समझ में आ रहा है? ये सारा काम कब हुआ है? 1916 के लखनऊ के सेशन। समझ में आ रहा है? हाँ, कांग्रेस का मतलब जगह का नाम क्या है? जगह का मतलब पंडाल लगता था लोगों का बड़ी। जैसे अभी जैसे मेरी बात सुनो, अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी को कोई भाषण देना हो कानपुर में, क्या होता है? टेंट लग जाता ना, ऐसे ही पंडाल लग जाता। अब बिल्डिंग उस समय इतना कहाँ पैसा था लोगों के पास, ऐसे पंडाल लग जाते थे, टेंट लग जाते थे बस। तो अब होने लगा ना ऐसा, पहले थोड़ी ना था। मैं कह रहा हूँ ये सोचो, उस बिल्डिंग को बने हुए कितने साल में, 100। हाँ, हो सकता है एक आध बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन हर शहर में बना पाना मुश्किल काम। भाई कांग्रेस का सेशन तो हर जगह हो रहा है ना, तो हर जगह बिल्डिंग थोड़ी बना लोगे, पंडाल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अगला सेशन कब हुआ? 1917 में। यानी कि 1917 का जो सेशन हो रहा है, 1917 का सेशन कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। सेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन बना है? मैडम एनी बेसेंट, है ना। कौन बना? मैडम एनी बेसेंट, जो कि एक आयरलैंड की लेडी, आयरिश। ब्रिटेन के संबंध में कई बार आपने सुना होगा कि इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है, इसे इंग्लैंड भी कहा जाता है ना, और इसे यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। तो ज्यादा सही कौन सा नाम है? नाम सुना है? इसको ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं। तो ज्यादा बेटर नाम क्या है इसका? क्या चारों बातें सेम है? चारों बातें सेम नहीं। यूके के अंदर ये सब इंक्लूड होता है, यूके के अंदर सब इंक्लूड हो जाए। समझ आ रहा है? यूके इसको तब बोला जाता है जब इसमें, सॉरी, यूके में शामिल करना पड़ेगा और आयरलैंड को, इसको आयरलैंड, जब आयरलैंड शामिल हो जाता है तब ये हो जाता है यूके। ये बात समझ आ रही? अगर आयरलैंड नहीं है तो ये यूके कभी नहीं कहलाएगा, ऐसे समझो। ये हमें भारत है और ये क्या है? ये साउथ अफ्रीका वाला मामला है, और इधर क्या है? ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, है कि? और इधर क्या है? ये ब्रिटेन वाला इलाका है ना। ऐसे तो है ना? नहीं ऐसा ही है, समझो आप। यहाँ ऊपर जो है वो है स्कॉटलैंड,
यहाँ देखो एक चीज और शामिल कर दिया, क्या नाम है? स्कॉटलैंड। क्या है? स्कॉटलैंड। और यहाँ बगल में आप देखोगे यहाँ है आयरलैंड, है ना? और यहाँ पर आपको दिखाई देगा वेल्स। क्या दिखाई देगा? वेल्स। इसमें बहुत कुछ शामिल कर दिया, इसका नाम क्या है? वेल्स। समझ रहे? इतना सब कुछ शामिल होता है तब ये क्या कहलाता है? यूके हो जाता है। हो जाता है? यूके हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि जब सब कुछ शामिल कर लेते हैं तब बनता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन डे बाय डे, समय समय के अनुसार कभी आयरलैंड अलग हो रहा है, कभी स्कॉटलैंड अलग हो रहा है, कभी वेल्स अलग हो रहा है ना? इस तरह से जब ये लोग अलग अलग होने लगे तब कभी इसको ब्रिटेन कहा गया, कभी ग्रेट ब्रिटेन कहा गया, फिर इंग्लैंड भी बना। समझ में आ रहा है? तो जब संयुक्त रूप से पूरे यूनाइट रूप से बोलेंगे आप, जिसमें क्या क्या शामिल होगा? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये सब शामिल होगा तब ये क्या कहलाएगा? यूके कहलाएगा। ठीक है ना? अभी तुम लोगों ने पढ़ा, अभी तुम लोगों ने 2020 के आसपास, अगर तुम्हारा दिमाग सही रहा होगा उस टाइम 2020 तक, तो तुम लोगों ने बड़ा शानदार नाम सुना होगा जिसका नाम है ब्रेक्सिट। सुना था इसको तुम लोगों ने? ये सब सुना था आप लोगों ने? ब्रेक्सिट इसमें इसमें नहीं सुना, यहाँ पर 1 2 3 4 तुमने सुना है? क्या है ये? नहीं पता? हाँ क्या करेंगे? कौन लाएगा? ऐसे सुना है? मेरी बात, मेरी बात, अरे मेरी बात, अरे मेरी बात को मैं समझा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ 1939 टू 45 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ। ठीक है? वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के तुरंत बाद दुनिया का पोलराइजेशन हुआ दो पार्ट में। एक पार्ट गया अमेरिका के साथ में जिसे नाटो कहते हैं, और एक पार्ट गया रशिया के साथ में जिसको वार्सा कहते हैं, है ना? एक साथ में कौन है? नाटो। एक साथ में कौन है? वार्सा। ये दोनों लोग एक लंबे टाइम, हां, वार्सा, वार्सा पोलैंड की राजधानी का नाम है वार्सा। ठीक है? तो दुनिया दो दो दोनों में डिवाइड हो गई, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार स्टार्ट हुआ 1945 से लेकर के 1991 तक, 1945 टू 1991 तक स्टार्ट हुआ। और कोल्ड वार हुआ किससे? अमेरिका और रशिया के बीच में नहीं, पूरी दुनिया के बीच में। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे 1961 का, आपको इतो मिसाइल संकट आपको दिखाई देगा। इसी की वजह है ये वियतनाम का वार इसी वजह से हुआ है, जिसमें अमेरिका हारा है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बस इतना समझो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने के बाद अपने यहाँ क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जिसमें पूरी दुनिया शामिल हो रही है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया शामिल हो रही है, उसी तरह से कोल्ड वॉर में भी पूरी दुनिया शामिल है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जान माल धन सबकी हानि हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे पैसे का लॉस हुआ। कोल्ड वॉर का अंतर इतना हुआ कि पैसे का नुकसान तो हुआ लेकिन कोई व्यक्ति मारा नहीं, एक सिंगल व्यक्ति तक मारा नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 2 लाख तो सिर्फ मारे गए थे जब जापान और हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम गिराया गया। 2 लाख लोग मारे गए। कितने? 2 लाख। यानी कि एक एवरेज जो डेटा निकाला गया है वो ये कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ 16 लाख लोग मारे गए। कितने? 16 लाख लोग मार दिए गए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ उसकी एक जो इंपॉर्टेंट बात तो हुई है, इसमें सिंगल व्यक्ति मारा नहीं, एक भी व्यक्ति मारा नहीं है। एक लंबे टाइम तक ये युद्ध हुआ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद 1991 में जो यूएसएसआर था उसके 13 राज्य अलग हो गए और यूएसएसआर बन गया रूस। और अब दुनिया का जो चाचा बना वो कौन था? अमेरिका। अमेरिका दुनिया को लीड करने लगा, समझ रहे? और अमेरिका, ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की हालत पहले से ही तो करते करते हालत खराब हो गई। फिर लोग ज्यादा लोग बन नहीं पाए, तो बना कौन? अमेरिका। तो अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने लगा। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग जो कभी राजा थे तो उनको तो अपनी लेगेसी याद आई ना, भैया हम कभी थे, आज हमारे ऊपर चाहते तो नहीं बना है। ब्रिटेन को याद आ रहा है कि इसको कॉलोनी बनाए थे, आज हमारे ऊपर
चौधराहट दिखा रहा है। ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, इन लोगों ने आपस में आकर के एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या साइन किया? एग्रीमेंट साइन किया। क्या कि हम अगर अकेले लड़ेंगे तो अमेरिका से लड़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? अमेरिका से लड़ नहीं पाएंगे। तो अमेरिका से लड़ने का सिंपल एक तरीका है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने भी मेजर कंट्रीज हैं वो सब एग्रीमेंट साइन करें और यूरोपियन यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्या बनाया गया? यूरोपियन यूनियन बनाया गया 1993 में। कब बना? क्योंकि 91 से पहले अमेरिका को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा था? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर बचा नहीं तो अमेरिका को बैलेंस कैसे किया जाएगा? यू के द्वारा किया जाएगा। ये कब बना? 1 नवंबर 1993 को इसको फाउंड किया गया। और इसमें है क्या? जैसे आज तुम्हें यूपी से बिहार जाने में कोई वीजा लगता है क्या? नहीं लगता। चाहे बिहार से तमिलनाडु जाना है तो वीजा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आपको भारत से पाकिस्तान जाना है तो वीजा लगेगा। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में किसी भी सिटीजन को किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में जाने के कोई वीजा नहीं लगता। समझ आ रहा है? अगर आप ब्रिटेन में हैं और आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो आप आराम से चले जाओ, जैसे आप यूपी से बिहार जा रहे हैं। यानी कि फ्रांस वाला व्यक्ति चाहे तो जर्मनी में नौकरी करे, जर्मनी वाला चाहे तो ब्रिटेन में नौकरी करे, कोई इशू नहीं। ये यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज ने मिलकर के आपस में अपनी एक पार्लियामेंट बना डाली। समझ में आ रहा है? जैसे भारत की अपनी एक पार्लियामेंट है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन की अपनी एक पार्लियामेंट है जिसमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सभी कंट्री के लोग मेंबर हैं और ईयू की पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस सभी कंट्री को मानना पड़ता है। इसी वजह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं और कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई टैरिफ नहीं। यानी कि फ्री ट्रेड होता है, कंप्लीटली फ्री ट्रेड होता है, जैसे यूपी और बिहार। यानी कि जो सिचुएशन तुम्हारे देश में 2 राज्यों की है वही सेम सिचुएशन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सभी कंट्री की है। तो कितनी शानदार व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। और इस यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की बहुत बड़ी चौधराहट को रोकने का काम, और अमेरिका जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पैर पसार रहा था, यूरोपियन यूनियन ने अपना एग्रीमेंट करके सारा का सारा उसका मामला रोक दिया। समझ आया? ये काम किसका है? यूरोपियन यूनियन का। इसका क्या मेंबर ब्रिटेन नहीं है? ब्रिटेन इसका मेंबर है, लेकिन ये फिर ब्रेक्सिट क्या है? पी आर फॉर ब्रिटेन। एग्जिट का मतलब अलग हो जाना, अलग हो जाना। 31 दिसंबर 2020 का वो टाइम है जिस दिन ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से खुद को ब्रेक्सिट कर दिया। समझ आ रहा है? यानी कि ब्रिटेन ने खुद को एग्जिट कर दिया, अपने आप को हटा दिया। इसी लिखा कहा जाता है ब्रेक्सिट। समझ में आ रहा है? रीजन बहुत बड़ा है। अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा। ब्रिटेन की पूरी जो इकोनॉमी थी वो धरी की धरी रह गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई ब्रिटेन में जैसे एग्जिट मारा है। हाँ ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्यों ब्रेक्सिट कर रहा है, ये वजह से। अगर आप यूरोपियन यूनियन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। उस संस्था को चलाने के लिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए, यूएनओ को चलाने के लिए पूरी दुनिया फंड करती है। दूसरी तरफ से यूरोपियन यूनियन को भी चलाने के लिए फंड देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो बड़ा मुल्क था, इसलिए उसको फंड ज्यादा देना पड़ता। बात समझ आ रही है? ब्रिटेन को फंड ज्यादा देना पड़ रहा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि यूरोपियन यूनियन ये जो नियम बनाती थी वो नियम मानना पड़ता था। मैंने बताया कि किसी अपनी पार्लियामेंट में, तो उस पार्लियामेंट में सभी देशों के मेंबर हैं और उस पार्लियामेंट ने अगर कोई नियम बनाया तो उसको पूरी दुनिया मतलब पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों को मानना पड़ता था। तो कई बार ऐसे होता था कि जब कुछ लोग माइग्रेट कर देते थे, जो शरणार्थी होते थे, उन शरणार्थियों को मानवता के नाम पर अपने अपने देश में जगह देनी पड़ती थी। सुना रहे हैं?
तो ब्रिटेन थोड़ा सा बड़ा मुल्क होने की वजह से यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ब्रिटेन को शरणार्थी ज्यादा दे देती थी कि तुम ज्यादा लोग। ब्रिटेन कहता था कि हमारा घर धर्मशाला थोड़ा है कि जब चाहो तो हमारे यहाँ शरणार्थी भेज दे दो और हम उनको सिविलाइज्ड बना, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी क्राइसिस में हुई, बहुत दिक्कत में आई, संकट में आ रही है। इसी वजह से ब्रिटेन ने खुद को ब्रेक्सिट किया। क्या कर लिया? ब्रेक्सिट कर लिया। ये ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जो बताया जाता है ये क्रिटिकल रीजन है। ऐसा रीजन है क्रिटिकल रीजन। अमेरिका ने ब्रिटेन को ब्रेक्सिट करवाने के लिए ब्रिटेन में एक नई पार्टी खड़ी की जो उसकी आइडियोलॉजी के थे। समझा? ब्रिटेन में अमेरिका ने भी एक पार्टी खड़ी की जो सिर्फ इतना चाहती थी कि ब्रिटेन जो है ईयू से एग्जिट करे, और उसने लगभग 20 साल तक स्ट्रगल किया और 20 साल तक स्ट्रगल करने के बाद उसको फाइनली ब्रेक्सिट करवा दिया। समझा? कितनी बड़ी चाल चली अमेरिका ने। आज दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उन प्रत्येक समस्याओं का जन्मदाता अमेरिका है। कोई नहीं मानता। चाइना को हराने की क्षमता अगर किसी में है वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वो एक नई पावर के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। चाइना के बस की बात नहीं, भारत के बस की बात नहीं है। अमेरिका साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत तेजी के साथ इमर्ज कर रहा है ना। हम लोग जिस कॉन्टिनेंट को अभी तक गरीब भुखमरी ये सब समझ रहे थे, वो कॉन्टिनेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इस बात की चिंता अमेरिका को नहीं सी हो रही, कहीं हमको चुनौती ना फेस करते है ना। एनी जैसे मैडम कहा कि आयरलैंड, अब ध्यान से समझना, ये एग्रेसिव क्यों है कि ब्रिटेन के खिलाफ काम क्यों कर रही है? क्योंकि आयरलैंड हमेशा से ब्रिटेन के खिलाफ काम किया है। आयरलैंड बेशक है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट, लेकिन वो हमेशा इस बात को बोलता आया है कि हम ब्रिटेन की कॉलोनी बनकर नहीं रहना चाहते। यानी कि जो समस्या का सामना भारत कर रहा था ब्रिटेन की वजह से, सेम सिचुएशन फील कर रहा था कौन? आयरलैंड। यानी कि हम भारत के लोग अगर ब्रिटेन से अलग होना चाह रहे थे तो आयरलैंड भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी था, वो भी उनसे अलग होना चाह रहा था। क्योंकि प्रॉब्लम कॉमन है इसलिए लोग भी कॉमन हुए। इसलिए ब्रिटेन एनी पेशेंट मैडम आयरलैंड से आई और भारत में होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया। यानी कि भारत के लोगों का खुद का शासन होना चाहिए। समझा? 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष है ना, पहली महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। क्या नाम बताएंगे? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अंग्रेज कौन? इसका नाम है नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम है? नलिनी सेन गुप्ता। ये क्या है? ये भारत में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली ब्रिटिश महिला या अंग्रेज महिला। नाम से इंडियन लग रहा है। वो आयरिश लेडी है ना, वो आयरिश लेडी बने, पहली औरत है, वो तो पहली ब्रिटिश महिला। ये जो नलिनी सेन गुप्ता है ये ब्रिटिश महिला थी। इसने जेएम सेन गुप्ता से शादी करके अपना नाम कन्वर्ट करके लिख लिया था नलिनी सेन गुप्ता। ये ब्रिटिश महिला थी। शादी किससे की? जेएम सेन गुप्ता से, और उसके हो गई क्या? नलिनी सेन गुप्ता। हो गया भाई? अगला सेशन हुआ है 1918 का।
सेशन कब हुआ? 1918। ये सेशन हुआ है दिल्ली में। कब हुआ ये सेशन? दिल्ली में सेशन हुआ। और इसके अध्यक्ष बनाए गए अब्दुल कलाम आजाद साहब। कौन बनाए गए? अब्दुल कलाम आजाद साहब इसके अध्यक्ष बने। ठीक है ना? ये कांग्रेस में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। और साथ में क्या, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले। कौन है? अब्दुल कलाम आजाद साहब। अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म मक्का में हुआ। कहाँ हुआ था? 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म मक्का में हुआ था। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसी वजह से प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या? ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ। ओके। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे लंबे समय तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति, दोनों काम है इनके पास। तीसरा, मक्का में भाई साहब का जन्म हुआ 11 नवंबर 1888 में। और इसी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर 1888। 11 नवंबर, ठीक है ना? भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। जब ये मरने लगे, इन्होंने अपनी अंतिम ख्वाहिश व्यक्त की कि मैं भारत में दफन नहीं होना चाहता हूँ, मैं मक्का जाना चाहता हूँ मरने के बाद। इनकी समाधि भारत में नहीं है। कहाँ है? मक्का। और ये बताना है तुमको, इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब किसने लिखी है? कौन सी किताब है इनकी? इंडिया विंस फ्रीडम। ये किसी बुक है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसने? क्या हो गया? अरे ये 18 नहीं है, सॉरी, ये है 23। ठीक है, 18 का 23 वाले में। ठीक है। अगला सेशन हुआ 1924 का। सेशन कब हुआ? 1924। ये थे बहुत सारे, लेकिन सबको बताना जरूरी है। 1924 का सेशन। 1924 का सेशन हुआ बेलगांव में। कहाँ पर हुआ? बेलगांव या बेलगांव, जो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक की जिला है जिसका नाम है बेल्लारी, वहीं पर है बेलगांव। इस बेलगांव की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की, उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का अपने जीवन में कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बनाया गया। पूरे जीवन में सिर्फ गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1924 में, और नाम है बेलगांव। समझा? एक साल उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। समझा गया? तो गांधी जी एक साल मतलब 1924 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने और अंतिम बार अध्यक्ष बने। और गांधी जी को जानते हैं आप लोग? गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया था भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने के लिए। किया था कि नहीं? बहुत बड़ा आंदोलन चला। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए 1916 में एक ये थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1924 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के अलग, फिर दोबारा कभी जुड़े ही नहीं। ऐसा अलग हुए कि कभी जुड़े ही नहीं दोनों। इसलिए गांधी जी का सम्मेलन ये याद किया जाता है। गांधी जी ने ऐसा दिमाग लगाया कि दोनों अलग अलग कभी कोई जुड़े नहीं पाए।
अगला सेशन हुआ 1925 में। इसको तुम लोग बताओ कहाँ हुआ है? कानपुर। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष कौन नाम है? सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया है ना। इनके बारे में दो तीन बात बताओ। सरोजिनी नायडू है, हाँ नाइटिंगेल कहा जाता है इनको। सर कोकिला है ना। ये यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी या राज्यपाल थी? राज्यपाल बना। ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल है। और भी क्या कहा जाता है? इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, एक अग्रदूत कहा। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा है। सरोजिनी नायडू। इनकी किसी किताब का नाम बता सकते हो? कल ये काम तुम लोग करके आओगे। सरोजिनी नायडू की दो किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो दोनों किताबें आप बता के आओ। सरोजिनी नायडू साहब ने दो किताबें लिखी हैं, वो दोनों किताबें आपको बतानी। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या है? प्रथम भारतीय महिला है। क्या हो गया? अगला सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद होना चाहिए आपको। 1929 का सेशन। ये कहाँ हुआ होगा? लाहौर। 1929 का सेशन हुआ कहाँ पर? तो लाहौर। लाहौर किसने बनाया? लाहौर राम के बेटे लव ने लाहौर बनाया। ये पौराणिक बातें हैं। लाहौर को किसने बनाया? लव ने बनाया, फिर लाहौर कहलाया। ठीक है, लव से लाहौर। और इसकी अध्यक्षता करने का काम किया है जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनको हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कश्मीरियत ब्राह्मण, आनंद भवन इलाहाबाद में भाई साहब का जन्म। नहर के किनारे घर होने के नाते इनको कहा गया नेहरू। ठीक है, और कश्मीरी ब्राह्मण और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक बहन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्षता करने का काम करती है, विजया लक्ष्मी पंडित। क्या नाम है? विजया लक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। इनकी मदर का नाम क्या है? मदर का नाम क्या है? स्वरूप रानी। पत्नी का नाम क्या है? कमला। मदर का नाम क्या है? स्वरूप रानी। ठीक है ना? क्या क्या करें? एक कॉलेज का नाम। हाँ, स्वरूप रानी। अरे कई बार कमला नेहरू इंटर कॉलेज बनता है, जैसे कि एनआई कानपुर में एनआई कमला नेहरू के नाम से। लेकिन बहुत बड़ी ट्रेजेडी कमला नेहरू के साथ। कमला नेहरू की लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। किसकी? कमला नेहरू मैडम। बहुत ज्यादा तबीयत खराब। कमला नेहरू में बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और जब बीमार पड़े तो मैडम चली गई कमला नेहरू जी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां अपना इलाज कराने। कम से कम वहां पर उनको रहना पड़ा 6 से 7 साल। बहुत भयानक बीमारियों से ग्रसित। जवाहरलाल नेहरू अपने इस राष्ट्रीय आंदोलन में इतने उलझे, कभी ये पता नहीं कर पाए कि कमला नेहरू को क्या हुआ। डेथ हो गई महिला। उस महिला के इलाज का खर्चा, देखभाल जिस व्यक्ति ने की उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये दोनों वियना में मौजूद थे।
इन्हीं लोगों ने कमला नेहरू का वहां पर इलाज करवाया और अंततः उनकी डेथ हो गई। और जवाहरलाल नेहरू को इतनी फुर्सत नहीं कि अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट करें। जिस व्यक्ति ने इनकी पत्नी के लिए इतना कुछ किया, उसी व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को बिना जांच पड़ताल के मीडिया बुला करके बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र मर गए। तो सुभाष चंद्र बोस आते तो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। तो पत्ता काटा गया सुभाष। जवाहरलाल नेहरू के बाद गद्दी मिलनी चाहिए इंदिरा को की भी, तो ये बिटिया है ना? तो सुभाष बाबू की भी एक बिटिया है, क्या नाम है? अनीता बोस का। अगर बोस को नहीं आने दिया, अनीता को ला दिए, और उनकी पत्नी एमिली शंकल थी। कौन थी? एमिली शंकल कौन थी? सुभाष चंद्र बोस की वाइफ, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली थी? एमिली शंकल। और उनमें छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था अनीता। इन दोनों को कभी भी भारत ने वेलकम नहीं किया, प्रधानमंत्री नहीं, कभी वेलकम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर अनीता आ गई तो भारत के लोग इतने भावना विहीन हो जाते, जिसको प्रधानमंत्री इनवाइट किया जाता है इंदिरा गांधी। कभी अनीता को भारत के लोग भावनाओं में आकर के प्रधानमंत्री न बनाते हैं, इस वजह से एमिली शंकल और अनीता को एक लंबे टाइम तक भारत इनवाइट ही नहीं किया गया, आने ही नहीं दिया गया। और जब तक आई तब तक वो बहुत बुजुर्ग हो गई। अब आई है कुछ समय बाद, लेकिन अब यहाँ नहीं रहती, अभी भी ऑस्ट्रिया में ही रहती, वियना में ही रहती, और यहाँ से चली। उन्होंने व्यक्ति के साथ वहीं ब्याह कर लिया और वहीं सेटल हो। कभी कभी यहाँ पर फिलहाल जिंदा कौन? अमिता बोस फिलहाल जिंदा है, लगभग उनकी उम्र 70 के आसपास। ठीक है, ये थे जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब ने बड़ी शानदार शानदार किताबें लिखी। दो शानदार किताबें हैं, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। ये दो शानदार किताबें लिखी जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब, है ना? और लाहौर सेशन के भाई साहब अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसी लाहौर सेशन में पहली बार दो तीन काम किए जाते हैं। एक तो तिरंगा फहराया जाता है। क्या फहराया जाता है? तिरंगा फहराया जाता है। दूसरा, पूर्ण स्वराज्य यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है पहली बार। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट बात की जाती है कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी से, ये डिसाइड किया आने वाली 26 जनवरी, ठीक है ना? और इसी की याद में आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व इतिहास की झलक। और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे फ्रेंड हुए, बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू का जो विजन था वो बदल गया और उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र को धोखा देना चालू कर दिया। इसलिए अपने साये पर भी भरोसा मत करो, अपने साये पर भी यकीन करो, सिर्फ खुद पर यकीन करो, कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। इतना जितना सेशन हुआ है ना, कल इसको पढ़ते हैं, कल ये हो जाएगा कंप्लीट। हमारा कल आने सेशन से अरे नेट जा रही है और नेट जा रही है, पता लो परिणाम की आओ उनका यूट्यूब चैनल हां स्टडी चैनल
उन्हीं का है अपना स्टैंडर्ड में बन हां ये मैंने वही यानी कि बस कितना है तीसरा फोटो हां ये फिर बंगला आके इन फोटो वगैरह में वीडियो पड़ी हो इन्होंने अभी तक इस बात का एक्सेप्ट नहीं किया है कि प्लेन फेस इंडिकेटर होगी कभी एक्सेप्ट नहीं किया तो लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं एक सुना संतोष की फैमिली की वजह से नहीं हुआ महात्मा गांधी पागल है जब महात्मा गांधी ने कहा था कि अभी बहुत कम उम्र में क्या पता है आपको जो संस्कार होता है वो मना कर देता है महात्मा गांधी चुप्पी है उनके घर ये होगा देखा जाए महात्मा गांधी बढ़िया बहुत अच्छा होना है सुभाष बोस का धर्म और कई साथी इसलिए आनंद लोगों से आनंद लोगों से प्रधानमंत्री का बैठा हुआ भारत के प्रधानमंत्री का बैठा सुभाष बोस का मतलब और उत्तराखंड को सुबह के रईस आती सुबह के बहुत रईस आती उनकी नाम भी बहुत रईस और इंडिया करता है और इंडिया करता है उड़ीसा में उड़ीसा वाला तो बड़ा नाम होता है ये वाला लेकिन एकदम वोट होना है ये इन्होंने लगाया कि इसमें को तार नहीं लगाना ये लगा तार उसने लगाया ऑटोमेटिक कार्ड हो रहा है इनके तार लगा हुआ है हमारा बात बढ़िया